सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार पुलिस का एक 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछेगा, कहानी को समझ लीजिएगा। कैसी कहानियां, एक दिन और डिस्कस करेंगे कि किस जगह से किसने आपका स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष शुरू किया था। जैसे कहेगा कि आपका पटना से कौन नेतृत्व कर रहा था। फिर एक कहेगा आपका कि आपका जो अवध के नवाब हैं उस समय के वाजिद अली शाह के पुत्र, उनसे कभी पूछ लेगा। तो ये सारी चीज़ों की हम घटनाओं की एक दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए है कहानी को समझ लेते हैं कि 1857 की कहानी है क्या चीज़। देखो भाई, 29 मार्च, दिन याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 ईस्वी को युवा सिपाही जिनका नाम है मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अधिकारियों या अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया है। कहानी का बैकग्राउंड समझिए। कुछ दिन बाद मेरठ में तनाव, कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये लोग नकार दे रहा है। उसके बाद देखिएगा तो सिपाहियों को लगता था कि उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया और दांत से उसको काटना पड़ता था, और फिर उसको अपना जो राइफल है ना उसमें भर के, उसमें वो गोली रहता था, गोली डाल के पूरा बारूद को इसे भर के और तब फायर करोगे तो आगे गोलियां बढ़ती थी। अब इसमें बहुत काफी ज्यादा टाइम लगता था। पहले दांत से काटो, बारूद को डालो, वह बारूद जो था वह कारतूस में था। वही जो दांत से काटिए, उसको फाड़िए, फाड़ने के बाद बारूद जो होता था ना उसमें डालिए, वो गोल कलर की गोली होती थी, उसमें डाल के इसे पूरा मलिए और उसके बाद फायर कीजिएगा तो गोली आगे बढ़ेगी। समझ गए बात को। तो इतना सारा काम पहले गोली चलाने के लिए करना पड़ता था, और अब गोली चलाना है तो सीधे इसे टक टक करता है, मार देता है। तो अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ये लोग कारतूस का प्रयोग करने को इनकार कर दिए हैं कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। सिपाहियों को लगता था कि इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। उसके बाद अगर देखिए तो 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सिपाहियों को इसी के लिए नौकरी से निकाल दिया गया है। तो बताओ, सिपाहियों का एक टुकड़ी होता है, सिपाहियों का एक टीम होता है, तो अगर एक सिपाही के साथ अगर कोई भी गलत व्यवहार करोगे तो बाकी सिपाहियों को भी लगेगा कि आने वाले भविष्य में हमारे साथ भी ये दुर्गति हो सकती है। और सीधे 85 गो सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्हें अपने अफसरों या अधिकारियों का हुक्म न मानने के कारण इस आरोप में 10-10 साल की सजा भी दे दी गई है। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह के प्रकोप के साथ विद्रोह शुरू हो चुका है। स्थानीय प्रशासन को संभालने के बाद आसपास के गांव के लोगों के साथ सिपाहियों ने दिल्ली पर मार्च किया है। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का ये लोग समर्थन चाह रहे हैं कि आप कम से कम समर्थन हमारा कर दीजिए। बहादुर शाह जफर, अभी देखो ऐसा कहानी है कि जब कैनिंग आया है भारत में तो कैनिंग ने सीधे कह दिया है कि बहादुर शाह जफर तक हम मुगलों को हम झेलेंगे जी, इसके बाद मुगलों को हम झेलने वाले नहीं है। बहादुर शाह जाफर भी जानते हैं कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो ये क्या करेंगे, न चाहते हुए भी सारे विद्रोहियों का समर्थन करेंगे। उस जमाने का एक व्यक्ति हुआ करते थे कानपुर से, नाना साहब। नाना साहब को लगेगा कि अब हमारा भी राज्य चला गया है, पेशवा वेशवा सब खत्म हो चुका है, पेंशन पर हमको रखे हुए हैं। तो इनको भी लगेगा ये कहीं चीज, उम्मीद की किरण यहीं पर जगेगी कि हम क्यों ना बहादुर शाह जफर को ही अपना सम्राट मान लें, इसी का नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ाई लड़ लेंगे। और इसी कारण से आप देखिएगा कि आपका जो विद्रोह है काफी ज्यादा फैलेगा, लेकिन चूंकि टाइमिंग इसका गलत हो जाएगा, इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें आपका, आपके जो देश हैं, जितने भी लोग हैं देश के, उनको हार का सामना करना पड़ गया। अच्छा, इसमें कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस 1857 की क्रांति में कौन कौन भाग नहीं लिए थे। कौन कौन भाग नहीं लिए थे? तो सिख समुदाय भाग नहीं लिया है। दूसरा चीज याद रखिएगा, उस समय का तथा कथित शिक्षित समुदाय था जो कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से प्रभावित था। देखने में तो भारतीय था, लेकिन मन विचार सब आत्मा सब उसकी अंग्रेज हो चुकी थी। वह इस युद्ध में भाग नहीं लिया है। उसके बाद मध्यम वर्ग भी इसमें भाग नहीं लिया है। व्यापारी वर्ग भी इससे कहीं ना कहीं दूरी बना रहा है, क्योंकि व्यापारियों को लग रहा है कि बिजनेस हमारा प्रभावित हो जाएगा। तो इस तरीका से आप देखेंगे तो बहुत सारी श्रेणियां बना सकते हैं, जिसमें कि 1857 की क्रांति में कुछ लोग जो हैं भाग नहीं लिए हैं, लेकिन कुछ लोग जोर जबरदस्ती के साथ भाग लिए, जैसे जमींदार। कुछ जमींदार पक्ष में है तो कुछ जमींदार विपक्ष में। अच्छा, विपक्ष कहने का मतलब है कि क्रांति का समर्थन करने वाले कुछ जमींदार हैं, और कुछ जमींदार जो है उनका मानना है कि ना अंग्रेजी शासन ही सही है। तो बताइए, जो जमींदार अंग्रेजी शासन का इस समय मदद करेगी उसको अंग्रेज क्या करेंगे? तो पुरस्कार देंगे, पुरस्कृत करेंगे। और जो जमींदार हमारी बात को नहीं मानेगा उसको हम क्या करेंगे? दंडित करेंगे भयंकर तरीका से, ताकि इतिहास बन जाए कि आज के बाद तुम हमारे ऊपर आंख उठा के नहीं देखोगे। देख लो भाई आगे क्या हो रहा है। तो 10 मई 1857 को यही मेरठ के विद्रोही जो आपके कुछ सैनिक हैं, ये साथ में आगे बढ़े हैं, और बढ़ने के बाद ये दिल्ली को कूच किए हैं, और दिल्ली में जाने के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से ये समर्थन की मांग कर रहे हैं। सिपाही लाल किले में आए हैं और मांग की सम्राट उन्हें अपना आशीर्वाद दें। बहादुर शाह के पास उनके समर्थन के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। अब यहीं पर आप देखिएगा कि मेरठ में बगावत कैसे हो रही है, उसके पीछे का बैकग्राउंड कैसे है, और मेरठ की शुरुआत बगावत वाली कैसे हो रही है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि 10 मई 1857 में सिपाहियों ने मेरठ के जेल पर धावा बोलकर वहां बंद जितने भी सिपाही थे उनको आजाद करा लिया है।
उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया और 10 मई 1857 की दोपहर बाद में मेरठ छावनी में सिपाहियों का विद्रोह कर दिया गया और यहीं से घोषणा हुई है कि हम भाई अब विद्रोह पर जा रहे हैं। और किसी भी देश का यदि सैनिक यदि विद्रोह पर चला जाए ना तो बहुत ही बड़ी घटना होती है, बहुत बड़ी घटना होती है, क्योंकि सैनिक ही तो आपका प्रोटेक्शन करने वाला था, वही तो आपको सुरक्षा देने वाला था, और रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करोगे, दिक्कत आ जाएगा चीज। अब यहाँ पर हमारे मेरठ के सैनिक यहाँ पर अपना विद्रोह की शुरुआत कर दिए हैं। अब यही बगावत जो है दिल्ली में अब कूच करेगी। तो अगला जो पॉइंट है हमारा दिल्ली की बगावत के नाम समझानेंगे। यहाँ पर सिपाहियों का एक जत्था घोड़े पर सवार होकर 11 मई 1857 को तड़के दिल्ली के लाल किले के फाटक पर पहुंच गया है। और इस समय रमजान का महीना चल रहा है। मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर वो नमाज पढ़ने के बाद सहरी यानी कि रोजे का जो शाम वाला भोजन होता है ना, उसको करने के बाद ये जस्ट अभी भोजन करके उठा ही है, तब तक ये तड़के से ये सारे के सारे सिपाही जो है ये पहुंच चुके हैं। अब कुछ जो विद्रोही दल है वो सीधे कह रहे चारों तरफ से घेर के, बीच में सम्राट बैठे हुए हैं और चारों तरफ से इनको घेर लेगा तो कहेगा तब मालिक क्या कह रहे हैं। अब मालिक क्या कहेंगे, बोले कि बेटा अब क्या हम कर सकते हैं बताओ, हम तो नाम मात्र के शासक हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं। बोले कि नामे मात्र का हो लेकिन हमारे लिए केवल आशीर्वाद दो, हम तुम्हारे नाम पर लड़ेंगे। तो बहादुर शाह जफर को भी लगेगा कि बात तो सही बोल रहा है, मान लो कि एक बार अंतिम प्रयास करने में क्या दिक्कत है, ठीक है जाओ बाबू तुम्हारा हम समर्थन कर रहे हैं। तो कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के बाद दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए हैं और उनकी मांग थी कि बहादुर शाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह जफर नमाज के बाद पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। इस तरह उस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था कि हम मुगल बादशाह के ही प्रतिनिधि बनकर अब हम युद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए तो बहादुर शाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्हें देश भर के मुख्यालय संस्थाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान कर दिया है। उसके बाद से देखिए जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने अपना समर्थन भी दे दिया है, हालात तेजी से बदलने लगे और गंगा घाटी के धावनियों और दिल्ली के पश्चिम में कुछ धावनियों में विद्रोह का स्तर तेज होने लगा। उसके बाद से यहाँ पर छावनी होना चाहिए, धावनी लिख दिया है, छावनियों में ऐसा होता है। उसके बाद से विद्रोह में आम लोगों के शामिल हो जाने के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे हमलों का दायरा और तेजी से फैलते जा रहा है। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बन चुके हैं। ज्यादातर जगह अमीरों के घर लूट लिया गया है, तबाह कर दिया गया है। उसके बाद इसका पता दिल्ली उर्दू अखबार से ही आपको पता चलेगा। बहुत सारा तो चीज यहाँ पर फैक्ट जो है ना हमको दूसरे के सोर्स से पता चलता है। 1857 का मुख्य कारण क्या था, ऐसा कौन सा कारण आ गया जिसकी वजह से हमको 1857 की क्रांति करनी पड़ी। तो सबसे पहला कारण है आर्थिक कारण। सबसे पहला कारण होता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण को अगर ध्यान से देखा जाए तो राजस्व की नीति जो अंग्रेजों ने लगा दी है वो गलत लगा दी है, लोगों का शोषण हो रहा है। दूसरा है हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो चुका है। जो हाथ से बनाने वाला जो उद्योग था, जो कामगार लोग थे वो एकदम खत्म हो चुके हैं, उनके जगह पर मशीन से बना हुआ सामान आ रहा है। लोग ऐसे ही शोषण के शिकार हो चुके हैं। व्यापारिक नीतियां कहीं ना कहीं भारतीय व्यापार को प्रभावित कर रही थी, जिसमें अंग्रेजी व्यापारियों को तो फायदा हो रहा था लेकिन भारतीय अगर कोई व्यापारी है तो उसको उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। भारतीय धन का निर्गमन होना शुरू हो गया था कि भारत का जो धन है जो भारत में लगना चाहिए था वो न लग के सीधे ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा है। तो इससे धीरे धीरे देश की आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, बिगड़ रही है। देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि विद्रोह के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। तो पहला कारण तो आपका आर्थिक कारण हो जाएगा भाई। उसके बाद से जमींदारों का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। जमींदार अपना अत्याचार, लगान हमको चाहिए तो चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए। हम नहीं जानते हैं फसल हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, क्योंकि हमको भाई अंग्रेज को देना है तो हमको भाई छोटे छोटे जो किसान लोग होते थे उनसे तो लेना ही पड़ेगा। उनका शोषण हो रहा है अत्यधिक मात्रा में। अब यहीं पर आप निष्कर्ष के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर एक आरसी दत्त करके एक इतिहासकार उन्होंने कुछ बात बताया। कहा कि इस तरह के अंग्रेजों की नीति ने भारतीय किसानों को उजाड़ के रख दिया है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो रैयतवाड़ी जो क्षेत्रों में किसानों की हालत जो है ना वो भिखमंगों जैसी हो चुकी है। अगर शिल्पियों व दस्तकारों को अगर देखा जाए तो बेरोजगार हो चुके हैं, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। व्यापारियों का व्यापार चौपट हो चुका है। जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई है, तो जमींदार भी कितने हैं कि जो भिखारी की तरह जी रहे हैं। देश का धन बाहर जाने लगा है और इस तरह व्यापक आर्थिक असंतोष शासन के खिलाफ विद्रोह के रूप में तब्दील होने के लिए तैयार हो चुका है। जाहिर सी बात है कि आपका विद्रोह होगा ही होगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। दूसरा कारण आएगा भाई राजनीतिक कारण। सबसे ज्यादा इस समय 1856 तक एक व्यक्ति है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी तो कहेगा अवध मेरे मुंह में एगो चेरी के समान है, जिस दिन हम चाहेंगे उस चेरिया को चबा जाएंगे। चेरी समझ रहे हो, जिस दिन हमको मन करेगा वो खा जाएंगे।
है वो चेरी के समान है। उस चेरी का सिद्धांत दिया था कि अवध जैसा देश जितना है छोटे छोटे राज्य, तो जिस दिन हमको मन कर देगा ना भाई नवाब बस यही वो लास्ट है, ये इसी को झेल रहे हैं, एक बाद कैनिंग आएगा तो वो आधिकारिक रूप से कह देगा कि यही बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह हैं। इसके बाद मुगल बादशाह बोल के कोई चिड़िया नहीं है, सबको हम मारेंगे, नहीं तो हम किसी को मुगल बादशाह नहीं मानते। भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों माने? तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है विद्रोह के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। तो राजनीतिक कारण को यदि ध्यान से देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्य पार नीति, उस साम्राज्य फैलाते जा रहा है, लोगों को जोड़ते जा रहा है अपने अंदर, सारे साम्राज्य पर कब्जा करते जा रहा है। तो साम्राज्य पार की जो इसकी नीति है, राज्य हड़प की नीति, इसके तहत बहुत सारा राज्य जो है प्रभावित हो चुका है। दूसरा है अवध का विलीनीकरण, हमने कहा अभी चेरी का सिद्धांत, अवध को मिला लिया है। नाना साहब और लक्ष्मी भाई के साथ एकदम इनका जो व्यवहार था वो काफी ज्यादा मतलब बेकार व्यवहार था। अब लक्ष्मी बाई जो है इनके साथ ये व्यवहार कर रहा है, बहुत ही खराब व्यवहार। तो जहाँ की रानी है, ठीक है, अब ये जो रानी है जाहिर सी बात है कि आपका जो प्रजा है वो देख रहा है मेरे महारानी के साथ, मेरे राजा के साथ अपमान हो रहा है। और रानी और राजा किसी भी अगर बहुत बढ़िया है उस क्षेत्र के लिए, प्रजा के लिए, तो प्रजा जो है सीधे के सीधे विद्रोह पर आती है। अब इसका एक सीधा सा उदाहरण आप लोग देख सकते हैं रामायण में, कि रामायण में आप भगवान राम जो हैं ये वन के लिए जब जाते हैं उस समय, तो आप देखेंगे क्या एक चीज होता है कि जो जनता है उनके लिए इतना ज्यादा प्यार है, जनता उन पर इतना आस्था रखे हुए है, वो कह रहे कि राम तुम जहाँ जाओगे हम भी वहीं जाएंगे। माने अगर तुम बनवास जा रहे हो तो हम सब लोग बनवास जाएंगे, वहीं पर अपनी राजधानी बनाएंगे, वहीं से राजपाट चलेगा, हम अयोध्या छोड़ रहे हैं। आप समझ रहे बात को? यही सेम चीज आपको यहाँ पर हो रहा है लक्ष्मीबाई के लिए जनता जो है एकदम उग्र हो चुकी है कि भाई आप एक बार तो केवल हाँ कहिए, हम लोग एकदम विद्रोह के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसे है। उसके बाद से आप देखिए दोषपूर्ण प्रशासन की नीति, दोष निकाल के और उसके ऊपर अपना राज्य अध्यारोपित कर लेता था। तो देखो तुमको शासन चलाने नहीं आ रहे, तुम हटो, तुम्हारी जगह भाई मुल्ला बैठेगा। मतलब कितना खराब बात है। शासक अपना खुद नहीं समझ रहा कि हम कितने दिन के लिए। अब यहाँ पर देखिए सम्राट का अपमान हो चुका है। बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के पास एक छोटे से निवास स्थान में रहना होगा, ऐसी घोषणा हो चुकी है। और यह उद्घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में कर दी है। इसी क्रम में 1856 ईस्वी में कैनिंग ने यह उद्घोषित कर दिया है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों के सम्राट की जो पदवी है ना वो खत्म हो जाएगी। यह मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर एक शरारतपूर्ण कहिए या फिर आघात कहिए, या जो कहना है कह दीजिए, ये सबसे बड़ा यहाँ पर दुखदायी चीज आ चुका है। आगे अगर देखा जाए ये तो राजनीतिक कारण हुआ। निष्कर्ष के रूप में हम लोग कुछ बातों को समझ सकते हैं कि इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो भारतीय राजाओं और नवाबों के राज्य पेंशन तथा उपाधि छीने जाने की व्यापक राजनीतिकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सेना व प्रशासन के क्षेत्र में भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति ने भी असंतोष व क्रोध को जन्म दे दिया है और 1857 की क्रांति के लिए जमीन तैयार कर दी है, फील्ड तैयार हो चुका है जिस दिन ये विद्रोह व्याप्त हो जाए। तीसरा जो कारण आएगा इसमें सामाजिक और धार्मिक कारण। अब तक कोई सबसे खतरनाक होता है, लोगों को कहा जाता है ना कि तुम भाई उसको शोषण कितना भी करना है कर लो, उससे जितना तुमको काम करवाना है कर लो, लेकिन उसके धर्म के साथ अगर कुछ खिलवाड़ करोगे कहानी बदल जाएगी। धर्म के नाम पर न जगने वाला भी आदमी जाग जाता है। तो सामाजिक और धार्मिक कारण, हिंदुओं में ऐसे बहुत सारे नियम कानून थे जिनको अंग्रेजों ने अपना एगो नियम बनाकर समाप्त कर दिया। जैसे विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा पर रोक, ये सब जो चीजें हैं ना, मानते हैं कि कुरीतियां थी, लेकिन उस जमाने का जो लोग था ना उसके लिए ये सब चीजें सही थी। उस समय का जो लोग हुआ करता था। अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो हमारे लिए ये सब चीजें खराब है। लोग मानते हैं कि ना ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस जमाने का जो लोग था रूढ़िवादी समाज, और रूढ़िवादी समाज कहीं ना कहीं अपने धर्म को लेकर ज्यादा का ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा उसको बोलिए ना खराब हो जाए, फायर हो जाएगा। अभी भी आप लोग गांव में जाइए, कोई बूढ़ पुरनिया है, उससे जाके कोई भी बात आप बोलिए कि देखो वो पीपर है, तुम कहें पूजा कर रहे हो उसका, ऐसे नहीं ऐसे करो, दे देगा खोराकी, उसी समय दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग भाई रूढ़िवादी है। और ऐसे में समाज जब रूढ़िवादियों का शिकार हुआ है, पश्चिमी सभ्यता की बहुत सारी थ्योरियां यहाँ पर लागू की जा रही है, मिशनरियां व्यवस्था चलाई जा रही है। आज भी मिशनरियों का क्या कमी है? नहीं, आज मिशनरियां चल रही हैं। और अभी भी है कि बहुत सारी मिशनरियों का जो स्कूल या कॉलेज चलता है, तुम केवल भाई ईसाई धर्म अपना लो, बाकी तुम्हारा जीवन एकदम मजा में कटेगा। अंग्रेज है समझो, इस समय उसका राज है, ये क्या करेगा? सामाजिक और धार्मिक कारण को क्या अपने हिसाब से तय करेगा कि नहीं करेगा? तो सबसे पहला ईसाई मिशनरियों में असंतोष। दूसरा चीज है सती प्रथा, अंत समुद्र परागमन। उसके बाद से धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन। समझ रहे हो, धर्म को अगर बदल दोगे ना हम तुमको बहुत सारी सुविधाएं देंगे, आज भी है।
लोगों को धर्म को बदलो, ईसाई बन जाओ। तुम ईसाई एक बार बन के तो देखो, यीशु मसीह देखो तुम्हारे ऊपर दिव्य कृपा करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, अंग्रेजों के साथ ऐसा हो रहा है। दत्तक पुत्र पर पाबंदी हो चुकी है कि अगर हम कोई बेटा अपने ऊपर अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम उसको पुत्र नहीं मान सकता और मानेगा ही नहीं। जैसे आप देखिए, पहले तो दत्तक पुत्र को स्वीकृति ही ना दी जाए और ऐसी स्थिति में बचने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार अंग्रेजों के हस्तक्षेप पर हिंदू मुसलमान दोनों ही क्रोधित हो उठे थे। तो सबसे पहला चीज तो आपको यही समझना होगा कि आप धर्म के साथ अब खिलवाड़ कर रहे हो। जो राजवंश है, अगर कोई किसी को दत्तक पुत्र बनाना चाहता है तो नहीं बना सकते। दत्तक पुत्र मतलब किसी बच्चा को अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम गोद लेना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। आपको खुद ही अपना बच्चा पैदा करना होगा। अब बताओ कि अगर कोई शासक है, युवा अवस्था में गया, जब शादी का उम्र हुआ तभी उसका असैसिनेशन कर दो, उसको खत्म कर दो, कहाँ से उसका बेटा होगा? वो जिंदा रहेगा तब ना बेटा होगा। अगर गलती से शादी भी कर लिया, उसका बच्चा अगर होने वाला भी हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसी के घर में कोई फूट डाल के ऐसी व्यवस्था लगाई जाएगी कि उसका बच्चा खत्म हो जाए। कोई ऐसी व्यवस्था लगा दो। अब ऐसी स्थिति में आपका जो परिवार है, अब वो क्या करेगा? किसी न किसी बच्चे को अडॉप्ट करेगा ताकि वो अंतिम उत्तराधिकारी किसी न किसी को तो नियुक्त कर सके। अंग्रेज सीधे कहेगा हम दत्तक पुत्र को नहीं मानते, या तो खुद का बच्चा पैदा करो या फिर ये शासन जो है तुम्हारा गया, या अंग्रेजों में विलीनीकरण हो रहा है। अब अंग्रेज इसको अपने कब्जे में ले रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, निष्कर्ष निकाला जाए तो सती प्रथा पर रोक लगाकर धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करके परंपरागत उत्तराधिकारियों के नियम में संशोधन करके भारतीयों की सामाजिक धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे। अतः उनके मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की ज्वाला धधकने लगी है और यही ज्वाला जो है 1857 की क्रांति में निकलेगी। अगला जो कारण है उसको देखा जाए तो है सैनिक कारण। सैनिक कारण में तो सबसे पहले आप देखिए हिसाब किताब कि समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है। एक ही काम यदि अंग्रेज कर रहा है और भारतीय कर रहा है, तब भारतीयों को कम पेमेंट देंगे, अंग्रेजों को ज्यादा पेमेंट देंगे। दूसरा कारण, सैनिकों में ऑफिसर यदि कोई बनेगा तो कौन बनेगा? अंग्रेज। कमांडर इन चीफ अंग्रेज, एकदम वही बनेगा। भारतीय लोग नहीं, भारतीय तो उसके पीछे पीछे चलेंगे, जो वो बोलेगा वही करेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि भारतीय समाज का ये सैनिक जो वर्ग था, ये अभिन्न हिस्सा था। कहीं ना कहीं हम ही लोगों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति था जो इनके सिपाही के पद पर काम कर रहा था। अब इनके साथ क्या हो रहा है? तो सैनिकों का जबरदस्त अपमान हो रहा है। सामरिक स्थलों पर अधिकार अंग्रेज सैनिकों की पराजय के हिसाब से चल रही है। उसके बाद देखा जाए तो भेदभाव की नीति। अभी हमने आपको बताया कि अंग्रेज शासन काम, समान वेतन और समान नियम पर विश्वास नहीं करते थे कि अगर अंग्रेज है और एक तरफ भारतीय है, दोनों सिपाही है, लेकिन पेमेंट किसको ज़्यादा देंगे? सुविधा किसको ज़्यादा देंगे? अंग्रेज को। क्योंकि यहीं से आएगा भाई गोरा और काला का भेदभाव। अच्छा, आज भी देखो ऐसा हो चुका है ना, हम लोग के मन में वो ऐसा भ्रांति बैठ गया है, और चूंकि अंग्रेजों का ही सब दिया हुआ है कि काला आदमी आज भी देखेंगे हम लोग ना, कहेंगे देखा करिया बा। अगर कोई लड़की है थोड़ा सा सांवली कलर के, शादी विवाह में दिक्कत है बाबू, है कि नहीं? देखो अपना समाज को देखो, क्या है, हम लोग रूढ़िवादिता का शिकार हो चुके हैं। जबकि हमारे भगवान जो हैं वो श्याम वर्ण के हैं। भगवान कृष्ण को देखो, राम जी को देखो, है कि नहीं? मैंने काला है तो मैंने क्या हुआ? आप समझिए, यहाँ पर आप ये जो पैटर्न आया ना, देखो अंग्रेजों ने एक बड़ा खूबसूरती से इस चीज को भी परिवर्तित किया था। मनुस्मृति की चीजों को हम कहते हैं कि गलत है, एक बार ध्यान से जाके पढ़ो। जो वैदिक काल के जो शूद्र थे और आज के जो शूद्र हैं बिल्कुल अलग हैं। और ये हम नहीं प्रूव कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक प्रूव कर रही है। हु इज द शूद्रांश? कौन शूद्र है? जाके पढ़िए उसको बैठ के। मनुस्मृति में सीधा लिखा गया कि एक ही जीवन में, एक ही दिन में, जीवन छोड़ो ना, एक ही दिन में हर एक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है और अपने कर्मों से धीरे धीरे ब्राह्मण के पद पर पहुंचता है। एक ही दिन में तुम शूद्र भी हो सकते थे और उसी दिन तुम ब्राह्मण भी हो सकते थे। ये वर्ण व्यवस्था को कैसे जाति व्यवस्था में कैटेगराइज कर दिया गया है, ये अंग्रेजों की बड़ा खूबसूरती थी। ये पाश्चात्य जो विचारधारा के जो लोग थे, ताकि समाज को जितना तोड़ोगे उतना ही मेरा एगो क्या निकलेगा? एक एगो चापलूस निकलेगा, और जितना चापलूस निकलेगा शासन व्यवस्था उतनी आसान रहेगी। सिंपल सी तो बात। तो शासन चलाना है कहीं भी बड़े लेवल पर, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी यूनिटी में बन रहा है, जो इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है, एकता में आने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले उसको तोड़ो। क्या करोगे कि टूट जाए? नहीं देखोगे तो 1909 से देख लो, सांप्रदायिक आधार पर कहीं ना कहीं इस चीज की शुरुआत हो चुकी है कि नहीं? सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की बातें चल रही हैं, और वह ऐसा एक पैगाम लेकर आएगी कि 1947 में जाके खत्म होगा, है कि नहीं? देश विभाजित हो जाएगा सांप्रदायिक के आधार पर। ये सब चीजें हमको जाननी होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भाई सबसे पहला आर्थिक कारण, दूसरा कारण हमने क्या देखा? राजनीतिक कारण। तीसरा कारण क्या देखा? सामाजिक और धार्मिक कारण। और मेन इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद हमारा आया सैनिक कारण, और लास्ट में आएगा हमारा क्या यहाँ पर? तत्कालीन कारण।
पूरा का पूरा बम तैयार था, एक वो चिंगारी की आवश्यकता थी। चिंगारी जैसे ही मारोगे पूरा मारे गए के बाद विस्फोट। तो चिंगारी जो है ना पहली बार फूकेगा कौन, यही है तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण का मतलब होता है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध अगर पढ़ो चाहे प्रथम विश्व युद्ध पढ़ो या प्रथम विश्व युद्ध पढ़ो, तो क्या लग रहा है कि एक ही बार में प्रथम विश्व युद्ध हो गया होगा कि ना ना हम तुमको मारेंगे तुम हमको मारो, ये इसको मारेगा वो इसको मारेगा ना, पहले ही से भूमिका बन चुकी थी। वो तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार मर गया, बोलो कि ये हो गया तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध का। और इसी तरह से आप देखिए पीछे का बैकग्राउंड बन रहा है कि जिस दिन ये भड़क जाए दंगा, और तत्कालीन कारण में आप देखिए चिंगारी यहाँ पर लगेगी। यह वह काल था जब नए एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग हो रहा था, जिसके कारतूसों पर चर्बी लगी होती थी और सैनिकों को इस कारतूस के प्रयोग से के समय पर दांत से रेपर काट कर लोड करना पड़ता था, अभी आपको हमने बता। उसके बाद अगर देखिए जनवरी 1857 में यह सूचना कारतूस वाली जो सूचना है वो बंगाल सैनिकों से पहुंच चुकी थी, बंगाल सैनिकों से पहुंच चुकी थी। दमदम तोप खाने में कार्यरत एक खल्लासी ने, ये तोप खाना है जहां पर सामान की अदला बदली हो रही है, एक खल्लासी है, एक ब्राह्मण आदमी को कह रहा है कि बहुत ही जल्दी तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होने वाला है, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी तुम्हारा धर्म खत्म होने वाला है। तो उसने पूछा कि क्यों, तो बोला कि जो नई राइफल आई है ना उसी में आपका सुअर और गाय का चर्बी के अंदर भर भर के बारूद रखा है कारतूस में। लकी तो गजब आदमी है। अब वही जो अफवाह जो है वो इतना फैली है, इतना फैली है कि अंग्रेज चाह कर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सच्ची घटना थी भाई, बिल्कुल सच्ची घटना है, क्योंकि उसमें क्या था, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ाना है। बताओ ईसाई कौन बनेगा, कौन बनेगा? तुम तो ऐसे कहेंगे प्यार से कि बाबू देखो तुम हिंदू समाज के हो, तुम एक बार ईसाई धर्म अपना लो, क्यों अपनाओगे? नहीं, तुम्हारा पहले धर्म को हम भ्रष्ट करेंगे और उसके बाद कहेंगे तुम तो अछूत हो गए आपका, अब तुमको तो अपनी जाति वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, आओ इधर हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे, टेंशन मत लो। ये सब एक षड्यंत्र था। अब यहाँ पर देखिए जनवरी 1857 ईस्वी में यह सूचना कारतूसों वाली बंगाल सैनिकों से पहुंच चुकी थी। दमदम तोप खाने में कार्यरत एक खल्लासी ने एक ब्राह्मण सिपाही को बताया था कि कारतूस में प्रयुक्त चर्बी सुअर एवं गाय की है। इस सूचना से हिंदू और मुसलमान दोनों ही नाराज होकर इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर चुके हैं। और अभी देखिएगा कि सर्वप्रथम कलकत्ता में, अब कलकत्ता से 22 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है बैरकपुर, आज भी बैरकपुर छावनी है। बैरकपुर बंगाल में आप देखिएगा कि सैनिक की टुकड़ी ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया है। और उसके पश्चात कलकत्ता से 180 किलोमीटर की दूर पर आप जाइएगा बरहामपुर में सैनिकों ने इस कारतूस के प्रयोग के करने से भी इनकार कर दिया है। और इस कारतूस के पीछे यह मान्यता थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों के ये धर्म भ्रष्ट करके क्या बनाएंगे, ईसाई, ईसाई बनाएंगे। तो हम क्यों अपना धर्म छोड़े? हमने कहा ना कि सबसे ज्यादा आपको ना सेंसिटिव एरिया होता है धर्म वाला। किसी को आप काम करवा लो, काम से शोषण करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर धर्म से शोषण करोगे तो समझौता हम बाबू नहीं करेंगे। धर्म भाई ना, धर्म से समझौता नहीं। हाँ, उस समय का जो समाज है वो समझो कि रूढ़िवादी समाज है, वो तो और एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज को। अब यहाँ पर देखिए विद्रोह के दौरान संचार के तरीके क्या थे, कैसे पत्राचार हो रहा था। हमने एक दिन बताया था कि लॉर्ड डलहौजी के कुछ कार्यों को याद रखेगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में पीडब्ल्यूडी की स्थापना हो रही है। लॉर्ड डलहौजी के जन्म समय में ही आप देखिए तो डाक तार विभाग शुरू हो चुका है, तार व्यवस्था, और ये कहीं ना कहीं ये इस क्रांति में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान देगी। इसी के समय में रेल व्यवस्था शुरू हुई है, इसी के समय में रेल के माध्यम से तेजी से पत्राचार हो सकता था। कहाँ घोड़ा उठा के कानपुर दौड़ोगे और कहाँ ट्रेन से चलोगे, है कि नहीं? तुरंत एक दूसरे के ऊपर मैसेजिंग हम लोग का हो सकता है। तार व्यवस्था इसकी एकदम एक्टिव हो चुकी है। तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है उसके अंतर्गत भारत में होने वाले कुछ प्रयोग हैं उसको आपको सीख लेने में ही भलाई है, समझ गए? तो यहाँ पर पत्राचार कैसे हो रहा था, विद्रोह के पहले और दौरान विभिन्न रेजिमेंट जो होते थे उस सिपाहियों के बीच में संचार के सबूत मिले हैं। इसमें देखिएगा तो उनके दूत एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चले गए हैं। सिपाहियों का इतिहासकारों ने कहा है कि पंचायतें होती थी उस जमाने में, सारे लोग पंचायत करता था रात में बैठ के कि अगला दिन हम कैसे युद्ध लड़ेंगे, इनकी पंचायतें होती थी। और ये प्रत्येक रेजिमेंट से निकले देसी अधिकारियों से बनी थी। इन पंचायतों द्वारा सामूहिक रूप से कुछ निर्णय लिए जाते थे और सिपाहियों ने एक आम जीवन शैली साझा की और उसमें से कई एक ही जाति से आते थे, इसीलिए उन्होंने एक साथ बैठकर अपना विद्रोह किया। आगे यदि हम बात करें तो नेता और उनके अनुयायी कैसे, कोई भी अगर मान लो विद्रोह की शुरुआत करोगे तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई एगो लीडर होना जरूरी है। एक ही तो हमने देखा कि एगो हुआ था, गांधी बाबा ने कहा था व्यक्तिगत सत्याग्रह, याद आ रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर हम जा रहे हैं। अगस्त क्रांति का मैदान याद कीजिए, अगस्त क्रांति का मैदान, व्यक्तिगत सत्याग्रह पर हम जा रहे हैं। और उसका एक ही चीज था कि कोई लीडर नहीं है, नहीं तो हर एक विद्रोह का कोई ना कोई एक नेता होता है। जैसे कैसे कहेगा मुंडा विद्रोह,
है ना, बिरसा मुंडा की अध्यक्षता में हो रहा है। हर एक विद्रोह देख लो, हर एक विद्रोह देख लो, कहीं ना कहीं उसका एगो नेता होता है, और वो नेता अगर खत्म हो गया तो एगो उप नेता नेता की भूमिका में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अभी 1857 का दौर चल रहा है, भारत का 1942 नहीं है, ये 1857 का दौर चल रहा है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, तो जब दिल्ली में अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब एक साल में हम लोग क्या कर लेंगे, अपना पूरा का पूरा फतह हासिल कर लेंगे। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने के लिए निकल चुके हैं। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र जिनका नाम है नाना साहब, कानपुर के पास ही रहते थे। इनको पूना से निकाल के कहाँ पर ला दिया है, कानपुर। इन्हीं का कहा जाता है कि यही जो आपके नाना पेशवा हैं, जो कि दत्तक पुत्र नाना साहब, इन्हीं ने लक्ष्मीबाई को अपनी पुत्री के समान पाल पोस के बड़ा किया था। पुत्री थी नहीं, उसको एज ए पुत्री की तरह उसको ट्रीट करते थे, और उन्होंने ही कहीं ना कहीं इसका नाम जो है मणिकर्णिका रखा था। मणिकर्णिका, मणिकर्णिका बहुत बार पूछा है क्वेश्चन कि लक्ष्मीबाई जो है उनका ओरिजिनल में नाम क्या था, मणिकर्णिका। ये लोग प्यार से उनको मनु कहता था, प्यार से उनका नाम था मणिकर्णिका। और कभी कभी वो पूछ लेता है कि झांसी से जब विद्रोह इनका खत्म होने वाला था, झांसी जब इनका छूट गया, अब इनको लगा कि राज्य मेरा खत्म हो गया, तो पहली बार ये ग्वालियर पहुंची है। ये हाल में भी पीएससी का क्वेश्चन पूछा है कि पहली बार कहाँ पहुंची हैं, ग्वालियर। ग्वालियर में जाके वहां से सारे लोगों का टीम को जुटाने के बाद और फिर तब आके यहाँ पर विद्रोह के लिए पूरा शक्ति का एकीकरण करने के बाद तब जाके विद्रोह की शुरुआत होगी। बहुत बार पूछेगा ये सब क्वेश्चन, दिमाग में रखिएगा। झांसी की रानी से हम लोग का कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। 1857 आएगा तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों का जिक्र आएगा। अच्छा, नाना साहेब जो है ना, इन्हीं के उस समय प्रधान सेनापति हुआ करते थे, इनका नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे, सब याद रखिएगा, प्रधान सेनापति हुआ करते थे। उनको कहा जाता है कि उस समय तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा महारत हासिल था, और उन्होंने ही जो हमारी लक्ष्मीबाई है उनको तलवारबाजी सिखाया था। सब कुछ बातें हैं, उसको दिमाग में रखिएगा तो ज़्यादा काम करेगा। लखनऊ की गद्दी से हटा दिया गया है, और नवाब वाजिद अली शाह के बेटे, यही वाजिद अली शाह, याद करिएगा, बहुत बार हम कहेंगे, इनकी बेगम हुआ करती थी जिसका नाम है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ये वही महिला है जो कि अंत समय तक 1857 की क्रांति को लड़ेगी, और लास्ट में ये वही महिला है कि अंग्रेज इनको चाह कर पकड़ नहीं पाएगा, और ये क्या करेगी, सीधे भाग के नेपाल चली जाएगी। नेपाल, और नेपाल के साथ अंग्रेजों का ऐसा ट्रीटमेंट, मतलब ऐसा इन लोगों का संधि था कि नेपाल यदि कोई चला गया है जिस शरणार्थी बन के, तो अंग्रेज उसको फिर वहां से खींच के बाहर नहीं निकाल सकता। वहां पर इन लोग का नेपाल के साथ समझौता था। इसी कारण से जो बेगम हजरत महल है वो सीधे पहुंच जाएगी कहाँ पर, अंत में देखेंगे कि अब हमारा हार हो रहा है तो हम पकड़ा जाएंगे, तो लास्ट में पहुंच जाएगी कहाँ पर, नेपाल चल जाएगी। और नेपाल का जो उस समय का राजा हुआ करते थे, उनसे वो एक संधि होगा कि तुमको भाई इसी शर्त पर हम यहाँ पर रखेंगे कि फिर से तुम अपने यहाँ जाकर विद्रोह की शुरुआत नहीं करोगे। ये लास्ट में एग्री कर जाएंगी, और वहीं पर इनको लास्ट में नेपाल में रखा जाएगा। सब कुछ फैक्ट हैं, तो दिमाग में रखिएगा। बेगम हजरत महल कहाँ से शुरुआत करेगी, अवध से। लेकिन चूंकि बेगम हजरत महल तो महिला है ना, महिला कैसे शासक बनेगी, तो इसीलिए कहा गया कि नहीं, ये क्या करेगी कि उस समय वाजिद अली शाह के जो पुत्र हुआ करते थे उन्हीं को हम क्या बना देंगे, अब राजा घोषित कर देंगे। तो उसी को यहाँ पर कह रहा है कि उनका जो बेटा है, वाजिद अली शाह के जो बेटा है जिनका नाम है बिरजिस केंद्र, इन्हीं को नवाब उस समय घोषित कर दिया गया है। क्योंकि बिरजिस केंद्र जो हैं अभी बहुत छोटे हैं, इसीलिए उनकी माता जी जो हैं जिनका नाम है बेगम हजरत महल, ये इस चीज़ का प्रतिनिधित्व संभाल रही है और कह रही कि इसी को नवाब बनाना, यही नवाब है कल से, वाजिद अली शाह का पुत्र। हालांकि वाजिद अली शाह इनको एज ए अपना बेगम की तरह ज़्यादा ट्रीट नहीं करते थे। देखो थोड़ा सा है फैक्चुअल जानकारी कि बेगम हजरत महल को अपना जल्दी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन जब लास्ट में 1857 के पहले वाजिद अली शाह को कैदी के रूप में बना लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि लखनऊ की जो आपका अवध है, अवध का जो शासन व्यवस्था चल रहा है, उसमें ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हो चुका है, जिसके तहत अंग्रेजों ने उनको कैदी बनाया है। और लास्ट में बेगम हजरत महल जो है एक महिला है, वो एक प्रतिनिधित्व संभाल रही है कि भाई हाँ हम ही हैं जो कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को एक सूत्र में बांधकर फिर से अवध को पुनर्जीवित कर सकते हैं, और ये यहाँ से कर भी रही है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ब्रिटिश केंद्र ने बहादुर शाह जफर को ही अपना बादशाह चुन लिया है। उनकी माँ जिनका नाम है बेगम हजरत महल, अभी आपको इनकी कहानी को हमने समझा दिया है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। झांसी की रानी जिनका नाम है लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जाके मिल चुकी हैं कि भाई हम भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं, टेंशन मत लो। उन्होंने नाना साहब के सेनापति जिनका नाम था तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी है, और इन्होंने कहा यही मौका है, 100 साल का लंबा इंतजार, याद करो 1757,
बंगाल पर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कब्जा। इस समय कौन गवर्नर हुआ करता था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव 1757। कहा गया 100 साल हम इनकी गुलामी में जिए हैं, यही मौका है, अब हम लोग विद्रोह की शुरुआत करेंगे। तो ठीक 100 साल के बाद 1857 का वह समय आएगा जब ये सारे विद्रोही एक सूत्र में, एक स्वर में आवाज लगाएंगे कि अंग्रेज को अब जाना होगा और अपना शासन हम वापस लेके रहेंगे। कोई दिक्कत है? विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। इस समय देखिए 6 अगस्त 1857 को एक उस समय का व्यक्ति है लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर, ये उस समय लिख रहा है कहां पर? चीफ कमांडर को एक टेलीग्राम में बता रहा है कि जिसमें उसने कहा है कि अंग्रेजी के भय को व्यक्त किया है कि हमारे देखिए हमारा सैनिक जो टुकड़ी है इतना कम पड़ गया है, यहाँ पर गांव का गांव खड़ रहा है हमको मारने के लिए। समझ रहे हैं? तो हम लोग कैसे इसको दबाएंगे? ये लिख रहा है, अपना भय व्यक्त कर रहा है। और इसी समय वो भय ऐसा भी व्यक्त किया गया है कि हमारे वो हैं, हमारे यहाँ से कौन, जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह, तो सीधे कहेगा लोग यहाँ का पार्लियामेंट में भाग मनाओ, 80 साल का बुढ़वा था, अगर जवान रहता तो गर्दा उड़ा देता, अकेले अकेले गर्दा उड़ा देता। 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो है घोड़ा पे चढ़ के युद्ध लड़ रहा है, कम है भैया? 80 साल पे जो ढुलकिया करके चल जाते हैं हम लोग, 80 साल घोड़ा पे चढ़ के युद्ध कर रहे हो और उसमें भी हाथ में गोली लग रहा है, हाथ काट के गंगा जी को समर्पित कर दे रहे हो। समझ रहे हो? अरे हम लोग का वीर भूमि है भाई जगदीशपुर। ऐसे ही देखो जगदीशपुर को क्या बना दिया है, लाइब्रेरी खोला हुआ। जगदीशपुर का महत्ता बढ़ाना चाहिए ना, पर्यटन स्थल बनाना चाहिए, महत्ता बढ़ानी चाहिए। हमारे यहाँ के वीर योद्धा हुआ करते थे, इन सब लोगों के लिए कुछ होना चाहिए था। क्या हो रहा है? यहाँ सरकार अपना परेशान है बेचारी, कुछ नहीं कर रही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा है जिसमें उसने अंग्रेजी के भय को व्यक्त किया और बोला कि हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत से नेता सामने आ चुके हैं मार्केट में, मैंने कहाँ से उठ के आ रहा है लड़ाई करने के लिए। उसके बाद से उदाहरण के लिए उसने बोला है कि देखिए आप यहाँ पर फैजाबाद के मौलवी, इस समय एक व्यक्ति थे, यही बोले थे कि 1 साल तुम लोग लड़ जाओ बाबू, 1 साल ऐसे ही एकदम विद्रोह कर दो, 1 साल बाद तो पूरा फतह हमारा है। तो यही मौलवी है जिनका नाम है अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया है और इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति भी यहाँ पर साबित हुए। सब नेता लोग हैं जो कि धीरे धीरे पता नहीं कहाँ से उठ के आ रहा है लोग। इन सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अफवाहें तथा भविष्यवाणी। अगला टॉपिक, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन कारतूसों को हमने पहले ही बता दिया कि गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई। अब सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल में ही उन्हें दिया गया था। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनी में जंगल की आग की तरह धीरे धीरे नहीं, एकदम तेजी से फैल रही है। धीरे धीरे ना फैल रही है, एकदम तेजी से। अब ये अंग्रेज जो है हमको शरीर से गुलाम तो बनाया ही था, मन से गुलाम बनाया ही था, अब धर्म से भी गुलाम बनाए। कहाँ हम जिएंगे बताओ, कितना दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए, राइफल एनफील्ड डिपो के कमांडर कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था उस समय कि दमदम स्थित एक शस्त्रागार के काम करने वाले एक नीची जाति के खल्लासी जो है, जो कि जनवरी 1857 में तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही को पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है। और ब्राह्मण सिपाही इस समय पानी उससे नहीं पिएगा, कहेगा तुम निचली जाति को, हम तुम्हारे हाथ का पानी पी लेंगे तो हम भी अछूते हो जाएंगे। तो इसी समय खल्लासी कहेगा, अरे बाबू मेरा पानी ना पियोगे, तुरंते मुंह से काटोगे दांत से काट के तो भरोगे, तो उस समय तुम्हारी जाति का रहेगी, जातिया तो भ्रष्ट हो जाएगी। अब ये जो है यहीं पर देखो, कहा कि ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे के पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि निचली जाति छूने से लोटा मेरा अपवित्र हो जाएगा। तो रिपोर्ट के अनुसार कहा कि खल्लासी ने उस समय जवाब दिया था कि वैसे भी तुम्हारी जाति जो है ना जल्द ही भ्रष्ट होने वाली है, टेंशन मत लो, जल्द नहीं भ्रष्ट होगी, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खींच कर भर के और तब गोली चलाना होगा। सोच लो। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू कर गई उसके बाद तो ये इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है। समझ गए। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर अंग्रेज अफसरों के तमाम आरत आश्वासनों के बावजूद भी इसे खत्म नहीं किया जा सका और इससे सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा हो गया। सिपाहियों ने कहा कि तुम हमें गुलाम बनाए, हमने कुछ नहीं कहा, तुम हमारा शोषण किए, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम हमें अब धर्म से गुलाम बनाओ, हमें जीने का जो आश्रय था उसी को खत्म कर दोगे।
ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इससे बढ़िया है मर जाएंगे हम, शहीद हो जाएंगे। और इस समय एक व्यक्ति हुआ करते थे हमारे बैरकपुर छावनी का एक महान सिपाही, जिनका नाम है मंगल पांडे। अब पांडे जी बड़ा विद्रोही होते हैं लोग हैं। अब पांडे बाबा ने कहा कि हम भाई विद्रोह कर देंगे। अब विद्रोह हो गया ना एक बार, तो कहा कि देखो ब्राह्मण को फांसी पर लटकाया है, ब्रह्म हत्या लग गया इसके ऊपर, और जितना लोग देखा उस सबको ब्रह्म हत्या लगा है जी। तो सारे लोग क्या करेंगे, अब विद्रोह के लिए खड़ा हो जाएंगे एकदम एक स्वर में, तो सबको लटकाएगा। सब लोग लटकने के लिए तैयार हो जाइए। इनको था ना, मैंने मंगल पांडे को था कि एगो जेल के अंदर ही फांसी देनी है, लेकिन अंग्रेजों ने उस डेट को पलट के कहा कि ना इसको सामूहिक रूप से फांसी देंगे, सामूहिक रूप से। अब कोई जल्लाद उस समय तैयार नहीं हो रहा था, और एक ब्राह्मण है जी, कैसे हम इसको फांसी लगाएंगे, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा हमारे ऊपर। देखो अलग से एगो जल्लाद बुलाया गया और कहा गया सामूहिक रूप से इसका फांसी। सामूहिक रूप से जब वो फांसी पर चढ़ रहे हैं मंगल पांडे, तो मुस्कुराते हुए कि हम तो जा रहे हैं बेटा, तुम सोच लें हमारा भी यही गति होगा, इसीलिए तुम लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो सब लोग उसी समय, अब तत्कालीन कारण है ना, उसमें से एक तत्कालीन कारण का यह भी है कि इसमें मंगल पांडे का जो एक बार फांसी पर लटकाया गया है, सारे लोग अब जान गए कि अब हमारा भी यही दुर्गति होगी, इससे ज्यादा बढ़िया लड़ जाओ एक बार, फुल एंड फाइनल गेम होगा। अन्य अफवाहें देखिए क्या है कि अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे और आटे में भी गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिला दिया है। अरे अभी तो देखो मोहनोचवा का कंडीशन चल रहा था हमारे बिहार में, मोहनोचवा एगो नहीं चल रहा था पीछे, हाँ रात में है ना। अब यहाँ पर देखो कह रहे कि आटा में भी लोग मिला दे रहा है, उसका हड्डी जो है पीस के आटा में मिला दे। अब लोग क्या करेगा, आटा खरीदेगा, आटा भी नहीं खरीद रहा। सोचो आटा भी खाने से इनकार करना, ना हम आटा नहीं खाए। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है भाई, कमल का फूल और चपाती, कमल का फूल और चपाती, चपाती माने रोटी। नोट करने वाली बात है कि भारत का इस समय गवर्नर जनरल के तौर पर हार्डिंग से साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया गया है। उसने जिन एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया था उसमें चिकने कारतूसों का इस्तेमाल होता था। अच्छा, इसमें कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि 1857 के समय में भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, तो उसका नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। और यही व्यक्ति है, इतना ही बेचारा डर जाएगा कि अब हम गए। लेकिन चूंकि इसमें पूरा अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया युद्ध को, और इसलिए कंट्रोल कर लिया क्योंकि हमारे भारतीय ही, समझ रहे हो, हमारा हाँ कुछ भारतीय ही हैं ऐसे कि जो कि अंग्रेजों का ही साथ दे दिए। हमने भी कहा कि दो प्रकार के जमींदारों की टुकड़ी निकली है, को समर्थन में, को विरोध में। जो समर्थन किया, जैसे ही अंग्रेज वापस आए उनको पुरस्कार दे रहे हैं कि तुम्हारी जमींदारी फिर से वापस जाओ, एकदम राज करो, लिख लो हमसे, समझ गए बात को। बहुत सारा कारण था, कारण एक नहीं था हारने का, एक था कि एक ही बार हम कूच करते, नहीं हो पाया, लगातार टुकड़ी वाइज हुआ, इसके भी बहुत सारा कारण हुआ। दूसरा कारण था कि बहुत सारा वर्ग सपोर्ट नहीं किया, जैसे हमने अभी बताया, मध्यम वर्ग सपोर्ट नहीं कर रहा है, शिक्षित वर्ग जो समाज को बता सकता था वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत सारा वर्ग था जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा, व्यापारी वर्ग है सपोर्ट नहीं कर रहा है। कैसे होगा बताओ, युद्ध एक आदमी नहीं लड़ेगा, सब ने लड़ेगा, तब ना फायदा होगा। हम अकेले अगर आंदोलन कोई चलाए, क्या हम सफल हो जाएंगे? नहीं, हमारे आंदोलन के साथ और भी लोग आने चाहिए। गांधी बाबा अकेले चले दांडी मार्च के लिए, अकेले चल रहे हैं अपना 72 को अनुयायी को लेकर, तो पीछे पूरा गांव का गांव सैलाब उमड़ गया है। तो केवल आप अपने लिए नहीं ना कर रहे, पूरे देश के लिए कर रहे, पूरा देश आपके साथ खड़ा है कि नहीं है? अब यहाँ पर अगर आप देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है भाई, क्या नाम है उसका, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। अवध में विद्रोह हो चुका है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के साम्राज्य का वर्णन एक चेरी के रूप में किया है, जो कि अभी आपने आपको बताया कि जिस दिन हम चाहेंगे चेरी को मुंह में गटक जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा ये लोग को, समझ गए। अच्छा, ये पूछेगा कि राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को मिलाया गया था, उसका नाम है सतारा को मिलाया गया, सतारा। सो कभी कोई पूछ लेता है क्वेश्चन, ये सब याद करके रखिएगा। उसके बाद से कहा गया कि लॉर्ड डलहौजी ने 1801 में अवध में सहायक गठबंधन की शुरुआत की है। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अवध राज्य में अधिक रुचि विकसित की है। कपास और इंडिगो किसको कहते हैं, नील, कपास और इंडिगो के निर्यात के रूप में और ऊपरी भारत में प्रमुख बाजारों के रूप में भी अवध की भूमिका अंग्रेज देख रहे थे। 1850 में अगर देखा जाए तो सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि मराठा भूमि हो गया, दोआब का क्षेत्र हो गया, दोआब किसको कहेंगे, दो नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र दोआब कहलाता है, पंजाब हो गया, कर्नाटक हो गया, बंगाल को भी इन्होंने जीत लिया है। और 1856 में अवध के राज्य हरण से क्षेत्रीय विनाश को पूरा किया, जो बंगाल के राज्य हरण के साथ एक सदी पहले शुरू हुआ था। एक सदी में नहीं, 100 साल पहले, 100 साल पहले वही बंगाल को जीता, अब अवध को भी जीत रहा है। जीत मतलब उसको मिला लिया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह को विस्थापित किया है और कलकत्ता में निर्वासन के लिए निर्वासित किया कि अवध को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार गलत तरीके से मानती है कि नवाब वाजिद अली शाह एक अलोकप्रिय शासक है, वो शासन सही से नहीं चला पा रहा है।
इसके विपरीत वह व्यापक रूप से लोगों को प्यार करता था और लोग जो है नवाब को नुकसान के लिए दुखी थे। नवाब का नुकसान हो रहा है, लोग दुखी हो रहे हैं। हमने अभी आपको समझाया रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण। उसी तरीके से अगर देखें तो नवाब को हटाने से अदालतों का विघटन हुआ और संस्कृति में भी गिरावट आई है। संगीतकार, नर्तक, कवि, रसोइया, अनुचर और प्रशासनिक अधिकारी सभी अपनी आजीविका को खो देते हैं। अब यहीं पर हम एकता की कल्पना करेंगे कि भाई जब तक एक नहीं होगे युद्ध कैसे होगा। अभी तो आपको समझाया एक होना हमें जरूरी होगा। यहाँ पर 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया जाता है और इसी समय कहा जाएगा कि बहादुर शाह के नाम पर जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों का नाम लीजिए, मोहम्मद और महावीर, जय बजरंगबली। ठीक है, युद्ध लड़ना है हमको। अब यहीं पर आप देखिए दुहाई देते हुए जनता ने इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया है। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन में भी हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा की गई तमाम कोशिशों के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। यहीं पर अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 ईस्वी में देखिएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ करने के लिए 50,000 रुपए खर्च भी कर दिया गया। उसकी यह कोशिश भी नाकामयाब रही। खर्चा पर खर्चा कर रहा है लेकिन कोई फायदा। आगे देखा जाए तो बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता था जिनको अंग्रेजों के हिमायती या जनता का उत्पीड़न समझा जाता था। कई बार विद्रोही शहर के संभ्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गांवों में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए और उनके घर बार सब तोड़ ताड़ दिए। इससे पता चलता है कि वे ऊंच नीच को खत्म करना चाहते थे। 1857 की क्रांति में नहीं रहेगा कोई ऊंच, कोई नहीं रहेगा नीच। यहाँ पर अंग्रेजों का दमनकारी नीति आएगी। अंग्रेज किस तरीका से इसको दबाएंगे, कैसे धीरे धीरे लोगों का दमन होगा, इसको अब यहाँ पर देखना है। तो उत्तर भारत को फिर से जोड़ने के लिए ब्रिटिश ने कानून की श्रृंखला पारित कर दी है। लगातार नियम पर नियम जारी किए जा रहा है। पूरे उत्तर भारत को मार्शल लॉ के तहत रखा गया है और इसमें कहा गया है कि सैन्य अधिकारियों और आम ब्रिटेनियों को विद्रोह के संदिग्ध भारतीयों को दंडित करने का संपूर्ण अधिकार है आपको। आप अगर देखिए कि कोई भी भारतीय अगर विद्रोह कर रहा है तो तुरंत उसको गोली मारो, सोचना नहीं है, दंडित करो उसको जैसे तुमको मन करे वैसे, क्योंकि ब्रिटिश राज फिर से वापस हमें चाहिए। ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटेन के सुदृढ़ीकरण लाया और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दोहरी रणनीति की व्यवस्था की और सितंबर के अंत में देखिएगा कि लोग दिल्ली पर कब्जा भी कर लेगा अंग्रेज। इसके बाद ब्रिटिश सरकार को अवध में बहुत बड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है और उन्हें विशाल पैमाने पर सैन्य की भी क्षति हुई। अगर बात करें तो अवध में उन्होंने जमींदारों और किसानों के बीच एकता को तोड़ने की काफी ज्यादा कोशिश की है ताकि वे अपनी जमीन वापस जमींदारों को दे सके। विद्रोही जमींदारों को खदेड़ दिया गया है और जो लॉयल थे, जो वफादार थे, उनको हम क्या करेंगे, इनाम देंगे। अब यहीं पर आप देखिए तो कला और साहित्य के माध्यम से भी विद्रोह के विवरण आपको देखने को मिल जाएगा। तो विद्रोही दृष्टिकोण पर बहुत कम रिकॉर्ड हैं। लगभग 1857 के विद्रोह के अधिकांश कथन आधिकारिक खाते से प्राप्त किए गए थे। अगर बात किया जाए तो ब्रिटिश अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से अपनी डायरी, पत्र और आत्मकथा में इस सारी चीजों को लिखा है। तो हमने इसी से अपने लिए 1857 का एक स्रोत बना लिया। 1857 के समय में क्या हुआ था, कैसे अंग्रेज हर्रा गए थे हमारे विद्रोही लोगों से, ये सारी जानकारियां इनसे मिलेगी। ब्रिटिश समाचार पत्र और पत्रिकाओं प्रकाशित विद्रोह की कहानियां, विद्रोह की हिंसा के बारे में विस्तार से बताया गया था और इन कहानियों ने सार्वजनिक भावनाओं को भड़काया और प्रतिशोध और बदले की मांग को भी उकसा दिया था। अगर बात किया जाए तो ब्रिटिश और भारतीय द्वारा निर्मित पेंटिंग को आप देखिए, इचिंग को देखिए, पोस्टर को देखिए, कार्टून को देखिए, बाजार प्रिंट को देखिए, इसमें भी विद्रोह की महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के रूप में ये काम किया है और हमें पता चलता है कि उस समय किस तरीका से विद्रोह हुआ करता था। विद्रोह के दौरान यदि देखा जाए तो विभिन्न घटनाओं के लिए विभिन्न चित्रों की पेशकश करने के लिए ब्रिटिश चित्रकारों द्वारा कई चित्र बनाए गए थे। इन छवियों ने विभिन्न भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को उकसा दिया है। 1859 का समय आ चुका है। अब थॉमस जोन्स बर्कर द्वारा चित्रित लखनऊ की राहत जैसी पेंटिंग ब्रिटिश नायकों को याद कराती है कि जिन्होंने अंग्रेजी को बचाया और विद्रोहियों का दमन किया है। कुछ इतिहासकार वहां से भी स्रोत उठा लेगा, चित्रकारी के माध्यम से, आत्मकथा के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से। कोई अगर मान लो कि समाचार पत्र लिखा है या फिर कोई अपना चिट्ठी लिखा है किसी को, तो उससे भी हम स्रोत जुटा सकते हैं कि उस समय की घटनाएं क्या हो रही होंगी। अब यहीं पर अंग्रेजी महिलाओं तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा की बात की जा रही है। तो समाचार पत्र की रिपोर्ट विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से प्रभावित घटनाओं की भावनाओं और दृष्टिकोण को आकार देती है। ब्रिटेन में बदला लेने और प्रतिशोध के लिए सार्वजनिक मांगे थी। ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं को निर्देश, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने और असहाय बच्चों आ गया। चलिए
ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं को, निर्दोष महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने और असहाय बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कलाकारों ने आघात और पीड़ा से अपने दृश्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से इन भावनाओं को व्यक्त किया है। अगर 1859 की बात करें तो जोसेफ नोएल पाटन द्वारा चित्रित इन मेमोरियम में उस चिंताजनक क्षणों को चित्रित किया गया है जिसमें महिलाएं और बच्चे असहाय और निर्दोष व्यक्ति उस घेरे में घिर जाते हैं। प्रतीत होता है कि वे अपने अपरिहार्य अपमान, हिंसा और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। चित्रकला के माध्यम से कल्पना की गई है, कल्पना को बढ़ाती है और क्रोध और रोष को भड़काने की कोशिश करती है। ये पेंटिंग विद्रोहियों को हिंसक और क्रूर के रूप में दर्शाती है। हमने आपको शुरू में ही कहा था कि अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो ब्रिटिश अगर परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो हमारे यहाँ के जितने विद्रोही हैं वो क्या होंगे? क्रूर होंगे, है कि नहीं? हमारे भगत सिंह ब्रिटिश के लिए क्या होंगे? आतंकवादी होंगे? नहीं होंगे। हमारे लिए क्या है? भारतीयों के लिए वो क्या है? हमारे लिए वो रोल मॉडल है, हमारे आदर्श हैं, है कि नहीं? है कि नहीं आदर्श? चंद्रशेखर आजाद आपके आदर्श हैं कि नहीं है? लेकिन अंग्रेज से जाके पूछो वो कहेगा तो आतंकवादी था, है कि नहीं? बात को समझो। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों के विचारों को पढ़ेंगे। हम थोड़ा भारतीय हैं, हम भारत के पक्ष से ज्यादा झुकेंगे, उन लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे। वो तो जेम्स मिल जैसा विचारक है, वहां पर कह रहा है कि ब्रिटेन को चाहिए कि पूरा का पूरा भारत पर कब्जा कर ले, ताकि भारत का जो लोग है यही बढ़िया से उसको ट्रीट करना है, बढ़िया से उसको सभ्य समाज बनाना है। तो ब्रिटेन को चाहिए कि पूरा का पूरा भारत पर कब्जा कर ले। जेम्स मिल जैसा विचारक कह रहा है। समझ के बात को आगे चलकर फिर घटनाएं आप लोग देखेंगे। 1857 की क्रांति, ये पीछे का बैकग्राउंड हमने समझा दिया है। एक दिन की चर्चा है कि कौन सा विद्रोही दस्ता कहां से किस व्यक्ति के नेतृत्व में विद्रोह कर रहा है। 1857 तब हमारा जाके फिनिश होगा। चले हम